Desi Close Look. हेलो एवरीवन, वेलकम टू देसी क्लोज लुक प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे हैं एक्सपीरियर फाइनेंशियल ग्रुप। जी हाँ, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी हमारी स्क्रीन पर है। आप इनको कॉल करके और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और आज के प्रोग्राम में जैसा कि हम कहते हैं कि ये प्रोग्राम जिसमें हम रियल पीपल, रियल लाइफ स्टोरीज आप तक पहुंचाते हैं, लेके आते हैं, और ऐसा ही प्रोग्राम जो है एक चला रहे हैं, वो आज के मेरे मेहमान हैं। मेहमान नहीं कहूँगी, बल्कि इस शो को वो चलाते भी हैं कभी कभी मेरी एब्सेंस में। जी हाँ, डॉक्टर संदीप जस्सल, आप इनसे वाकिफ़ हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि लिव लाइफ मोर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ये प्रोग्राम। उसके बाद अब मेरे ख्याल में नेचुरोपैथी, इसके साथ साथ आपकी डाइट, सब कुछ उसकी देखभाल ये करते हैं। तो डॉक्टर संदीप जी, पहले तो ऑडियंस नमस्कार सबको, मेरा सादर नमस्कार। और आज सिमी जी आपने इनवाइट किया है और इतना नोबल कॉज है आपका, जो देसी क्लोज लुक हमारी अपनी कम्युनिटी तक पहुंचने का आप इतना अच्छा आपका इनिशिएटिव है, उसको मैं सलाम करता हूं। और आई रियली अप्रिशिएट योर कमिटमेंट टू द कम्युनिटी। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अभी मदर्स डे हमने परसों ऑब्ज़र्व किया है, जब हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं ये शो। तो क्यों ना आज की ऑडियंस, जो हमारी आज की ऑडियंस है, उसके लिए हम मदर्स के लिए कुछ बात करें। मदर्स हैव ऑलवेज गिवन समथिंग और एवरीथिंग टू देयर चिल्ड्रन। जन्म देने से लेकर बिल्कुल, जो पहला निवाला है वो भी माँ खिलाती है, और हाथ पकड़ के चलना भी माँ सिखाती है। और माँ ये सारी उम्र करते करते अपना ध्यान नहीं रखती है, अपने बच्चों का रखती है। तो हम चाहते हैं कि हम आज का एपिसोड इतने अच्छे से उसकी सेहत के लिए डेडिकेट करें, ताकि उसके आने वाला समय हेल्दी हो, उसका लाइफ स्पैन। वो हमेशा हमें आशीर्वाद देती है, जीते रहो। कोई माँ ऐसी नहीं है जो अपने बच्चे को ये ना कहे। बिल्कुल। सो लिव लाइफ मोर तो वो कहती है आशीर्वाद के रूप में हर बच्चे को। आज हमें चाहिए कि हमारी कम्युनिटी में हम वो मैसेज दें जो कि उस माँ को करके दिखाए कि लिव लाइफ मोर कैसे करना। बिल्कुल। और वैसे भी मैं कहूँगी कि जो रियल लाइफ इम्पैक्टर्स है ना, द फर्स्ट वन इन योर लाइफ, दैट इज़ योर मदर। वो आपकी माँ ही है जो आपको इन्फ्लुएंस करती है। चाहे वो जैसे आपने कहा कि एक निवाला जो आपके मुंह में डालती है, खाने पिलाने से लेके जब आप बड़े होते हैं, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, ये नहीं कि उसका रोल खाने पिलाने तक होता है। उसके बाद उसको ज़िंदगी में क्या करना है, क्या बनना है, उसकी चाहे उसको इन्फॉर्मेशन बच्चे को चाहिए हो, प्लानिंग करनी हो, वो उसकी प्लानर बन के भी आ जाती है लाइफ में, एडवाइज़र बन के आती हैं। और फिर आगे चल के उसको कभी भी ज़रूरत पड़ती है ज़िंदगी में, अगर वो बच्चा गिरता है, उसको उठाने वाली भी माँ, बाप भी होता है। ऑफ कोर्स वी आर नॉट इग्नोरिंग बाप जो फादर्स हैं, बट सिंस डॉक्टर जसल सेड कि टुडेज फोकस इज़ मदर, क्योंकि हम मदर्स को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और हमें होता है कि माँ को पता है कि आई लव हर। नहीं, लेकिन और ये सिर्फ मदर्स डे ही नहीं है जब हमें उसको एहसास कराना है कि यू आर स्पेशल। हर दिन आप ये एहसास अपनी माँ को करा सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें याद करानी है अपनी माँ को। और जैसे उसने हमारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा, हमारी ज़रूरतों का ध्यान रखा, वैसे हमें अब जब वो व्हेन शी इज़ एजिंग, देन अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते जाएं और उसको याद कराते जाएं, तो आई थिंक मॉम, मेरे जहन में अभी एक विचार आया, मॉम, MOM, अगर उसकी मिरर इमेज लें तो मॉम बिकम्स वाओ, WOW। बिल्कुल। और WOW वाओ जो है वो हम लिव लाइफ मोर में एक इनिशिएटिव लेते हैं, उसे हम विजडम ऑफ वेलनेस बोलते हैं। तो ये विजडम ऑफ वेलनेस वाओ फैक्टर लाना है मॉम की लाइफ में। वंडरफुल। तो चलिए बात शुरू करें। यस। और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हम बात करें
हर माँ जो हमारे जो यंगस्टर्स हैं फ्रॉम 18 years टू इवन लेटर एडल्टहुड लाइफ, जो हमारी ऑडियंस है 30-35 years, उन सब की माएँ अब मिडिल एज शुरू हो जाती हैं, बिल्कुल राइट? बिल्कुल सो 40 years से ऊपर की वुमन की हेल्थ की बात करते हैं। बिल्कुल। और हम कई बार ये सोचते हैं कि जैसे जितना काम, क्योंकि मेरे साथ तो ये सब कुछ हुआ है ना, तो खैर बहुत सारी माएँ हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन हम ऐसे सोचते हैं, मैं अपने आप को ध्यान में रख के बात करूँगी, and like I always say कि audience don't have to agree to what I say. आप जो भी कहते हैं आप अपनी जगह पे सही हैं, और हम कुछ भी आप पे इम्पोज नहीं कर रहे हैं, और ये एक जनरल कॉन्वर्सेशन हो रही है। तो हम सोचते हैं कि जितनी एनर्जी हम में अर्ली एज में होती है, जब हम नए नए पेरेंट बनते हैं, और जब बड़े बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं, तो तब हम सोचते हैं कि हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, और बच्चों का ध्यान हम ज़्यादा रखते हैं। बच्चे ने ये टाइम पे लिया है, बच्चे को विटामिन से लेके उसकी डाइट का पूरा ध्यान हम रखते हैं, और खुद हम अपने हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। तो हमें, आप कह रहे हैं कि 40 के बाद, अगर आपको उससे पहले कोई हेल्थ इश्यू नहीं है, तो अगर आपको लगता है कि आप नॉर्मल हैं, जस्ट गो फॉर रेगुलर चेकअप वंस इन अ वाइल। लेकिन आफ्टर 40 you have to get your examination done, because तब हमारी जो I think deplete होनी शुरू हो जाती है, जो हमारे हम में एनर्जी होती है, तो we have to, you know better. I would say एनर्जी नहीं, वाइटैलिटी। Vitality, yes. वाइटैलिटी that's the word. डिप्लीट होना शुरू हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि हमारे हार्मोन चेंजेस होनी शुरू हो जाते हैं। 40, 45, 50, इट डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स के मेनोपॉज, जो नॉर्मल जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, वो रुकना शुरू हो जाती है, वो इरेगुलर शुरू हो जाती है, और दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ डिक्लाइन इन अ फीमेल हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स को रेगुलेट करता है, लेकिन जब उसमें डिक्लाइन शुरू हो जाती है, तो उसके साथ में बोन्स में से कैल्शियम और मिनरल्स लीच करने शुरू हो जाते हैं, बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। तो जिन बोन्स ने अभी तक साथ दिया है, अब वो बोन्स में से बोन मास, बोन डेंसिटी, जो बोन्स जिसकी बनी है टिश्यू की, उसमें से मिनरल्स लॉस होने के कारण वो वीक हो जाती हैं। उसके कारण उनकी आम तौर पे आप देखेंगे इस एज में या इसके बाद में उनको लो बैक पेन शुरू होती है। वो कैरेक्टरिस्टिक है लो बैक पेन कि मेरा शरीर टूटता है, खास तौर पे जब ज़्यादा देर काम कर लिया, खड़े हो लिया, कुकिंग कर ली, सैर करके आए। सो दीज ऑस्टियोपोरोसिस डजंट हैव एनी सिम्टम, कोई उसका लक्षण नहीं है। आम तौर पे ऑस्टियोपोरोसिस तब नज़र आता है जब कोई छोटा सा झटका लगता है, और लेटर इन लाइफ जब वो 70s में 80s में होती हैं कि उनको बोन फ्रैक्चर डिटेक्ट होता है। छोटी सी भी जो चोट है, ट्रॉमा है, झटका है, ट्विस्ट इंजरी पैर में, बस पाँव थोड़ा सा घुमा है, और उसमें भी मेटाटार्सल हम बोलते हैं, हमारी बोन जो पतली वाली पैर की आगे की हड्डियाँ होती हैं, वो ट्विस्ट के कारण कई बार टूटती हैं, फ्रैक्चर होती हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ कैल्शियम लॉस। सो अब बात करते हैं कि कैल्शियम कैसे इंश्योर करें कि हमारी बॉडी को मिलता रहे। ताज्जुब की बात है, एक स्टडी है जो 2016 में पब्लिश हुई थी वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस जर्नल में। उसने बहुत ही हमारी आंखें खोलने वाली एक ऑब्जर्वेशन को एक्सपोज किया, सामने लाया। उसने कहा कि जो 40s की उम्र में या 60s की उम्र में जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, वो एक्चुअली अर्ली 30s में या लेट 20s से शुरू हुआ होता है। Oh my God. सो बट उसके तब सिम्टम्स नहीं होते। तब सिम्टम्स नहीं होते, और तब हम ध्यान भी नहीं देते, क्योंकि तब हमारी एज है चाइल्ड बियरिंग एज, फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं हमारे बच्चों की उम्र के। तो माएँ अपना सब कुछ
अपने प्रोफेशन में या बिजनेस में और अपने परिवार की देखरेख में, अपने बच्चों की परवरिश में ही ध्यान देती हैं। तो वो कैल्शियम उस टाइम इनटेक कम होती है, और कैल्शियम कितना भी हम खा लें, टैबलेट्स जो हम कैल्शियम की सप्लीमेंट्स के रूप में लेते हैं या डाइट में जो लेते हैं, विटामिन डी की कमी में वो कैल्शियम आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। और विटामिन डी इंडियन ओरिजिन या साउथ एशियन ओरिजिन के जितने भी एडल्ट्स हैं, एक स्टडी के मुताबिक 80% एडल्ट्स में वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई जाती है, कमी पाई जाती है। और जब हम इंडियन या साउथ एशियन कम्युनिटीज, श्रीलंकन, बांग्लादेशीज, पाकिस्तानीज, ऑल दीज पीपल जो जेनेटिकली प्रोग्राम्ड हैं जिनकी बॉडी में कि उनकी बॉडी में विटामिन डी की कमी होनी है, जब वो अपना देश को छोड़ करके यहाँ आ गए जहाँ पे सनलाइट उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी हमें वहाँ मिलती थी, तो विटामिन डी जो कि सनलाइट से सिंथेसाइज होता है, हमारी बॉडी में बनता है, सनलाइट की कमी में वो और भी कम हो जाएगा। बिल्कुल। तो मैं तो कहूँगा कि ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि शायद 95 to 100% लोगों में विटामिन डी की कमी निकलेगी। और ऊपर से हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें जो हम रूटीन ब्लड वर्क करवाते हैं कनाडा में, कनाडा वाइड, वहाँ पे विटामिन डी इज़ नॉट अ एसेंशियल टेस्ट टू बी डन। Yes. So unless there is the clinician or the family doctor thinks कि नहीं ये करना ही है, तब तक कभी भी हम चेक नहीं करते। I requested that and because उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना Extra पड़ता है pay करना शायद, पड़ता है। तो इसीलिए हम कई बार नहीं करवाते कि छोड़ो परे, जी। क्या ज़रूरत है। लेकिन मैंने ये किया क्योंकि हमारी फैमिली में ऑस्टियोपोरोसिस जी है, जी। तो मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया, तो यस। और उसके ऊपर विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन कैल्शियम के साथ ज़रूरी है। और एक और चीज़ बताता हूँ, मैग्नीशियम ज़रूरी है फॉर विटामिन डी टू बी एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी। ओह, तो then when you're taking विटामिन डी, vitamin D, देन मैग्नीशियम इज इम्पॉर्टेंट। तो उसके साथ लेना चाहिए कि it doesn't matter, it could be any time during the day? विटामिन डी इज अ सनलाइट विटामिन, सो Okay. बेटर है, और वो फैट सॉल्युबल है। उसके साथ दूध लेना चाहिए, that's कोशिश what। करें कि दूध या जो भी खाने में थोड़ा बहुत फैट है उसके आसपास लें, ओके ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए। ओके, विटामिन्स दो कैटेगरीज में बांटे जाते हैं, वाटर सॉल्युबल हाँ और फैट सॉल्युबल। ओके वाटर सॉल्युबल विटामिन है विटामिन बी एंड सी, और फैट Okay. सॉल्युबल विटामिन है विटामिन ए, डी, ई, के। ओके सो ए, डी और विटामिन ई और के, ओके ये फैट में ओके। में फैट साथ में होना चाहिए। नहीं तो मतलब लिया उसका असर नहीं। वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे उतने Absorb अच्छे से, नहीं होंगे। बॉडी उनको आइडेंटिफाई नहीं करती, पहचानती नहीं है। ओके और ऊपर से के की बात आई तो के भी बनाना जरूरी है। हम लोग कैल्शियम बहुत ज़्यादा लेते हैं कि हमारी हड्डियाँ कमज़ोर ना हो, लेकिन वो कैल्शियम सारा मिसडायरेक्टेड रहता है जब तक हम विटामिन के रिच डाइट नहीं लेते। मैं आमतौर पे अपने पेशेंट्स में ये बताता हूँ कि विटामिन के ड्राइवर है जो कि कैल्शियम को सही जगह पहुँचाता है। सही जगह क्या है? ओके। टीथ, हमारे दांत, और बोन्स, हड्डियाँ। बोन्स, हाँ। अदरवाइज कैल्शियम गलत जगहों पे जमता जाता है, वो उसे हम बोलते हैं एक्सेस, जैसे कि किडनी स्टोन्स, कैल्सिफिकेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। जो हमारी खून की नसें हैं, उम्र के साथ साथ वो खून की नसें हार्ड होती जाती हैं, जिस फिनोमेना को हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। मींस ब्लड वेसल्स में जो लचक लेकर के बच्चा पैदा होता है, लेकिन एडल्ट होते होते वो ब्लड वेसल्स हार्ड हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं। और वो स्टिफनेस आती है बिकॉज ऑफ कैल्शियम डिपॉजिट। उनकी दीवारों में आसपास कैल्शियम और सेल डेब्री, यानी कि सेल्स का मलबा, जो कि डेड सेल्स हमारी बॉडी से जो बाहर निकल रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता चिपकते रहते हैं। जैसे हमारे घर के प्लम्बिंग सिस्टम में नया घर होता है तो वो सही चलता है, सब प्लम्बिंग सही चलती है,
लेकिन जैसे जैसे हम यूज़ करते रहते हैं किचन में ग्रीस, क्लॉग्ड होता है। हाँ जी, तो क्लॉगिंग होती है, जैसे हमारी ब्लड वेसल्स क्लॉग होती हैं। तो उसी प्रकार आप ये मान लें कि हमें विटामिन ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम और K2, तो ये बोन हेल्थ है जो हमारी वुमन को बहुत ज़रूरी है कि उनका जो फ्यूचर है वो एटलीस्ट ऑस्टियोपोरोसिस, उनकी बोन्स पोरस ना हो। अच्छा, फिर और ये एज ग्रुप है जो उनको स्किन ड्राइनेस भी तो बहुत होती है। जी, स्किन ड्राइनेस बहुत होती है। यस। ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़रूरी एक फैट है, ओके। जो कि अच्छा फैट है, और आपको उस ओमेगा 3 की और विटामिन ई की अच्छी डाइट में होना चाहिए। विटामिन ई आपको आमंड्स, बादाम में, अखरोट यानी वॉलनट्स में, और सीड्स में बहुत अच्छा मिलता है, चाहे वो वाटरमेलन सीड्स हो, चाहे वो पम्पकिन सीड्स हो, चाहे वो आपके फ्लैक्स सीड्स हो, चिया सीड्स हो, इन सब में बहुत अच्छा ओमेगा 3 और विटामिन ई है। इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा एथेरोस्क्लेरोसिस की बात हुई, यानी कि ब्लड वेसल्स की, खून की नसों की हार्डनिंग की बात हुई, स्टिफनेस की बात हुई, तो आपको ब्लड प्रेशर उम्र के साथ साथ वुमन में और मैन में, किसी में भी एजिंग के साथ साथ बढ़ना है। ओके। तो ब्लड प्रेशर एक अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है जो कि बहुत सारी आने वाली समस्याओं की जड़ है। और ब्लड प्रेशर नियरली एक ब्लड प्रेशर भी दो तरह के होते हैं, लेकिन एसेंशियल हाइपरटेंशन जो कि सबको होना है, थोड़ा बहुत बढ़ना है उम्र के साथ साथ, वो है जो कि नसों के हार्ड होने की वजह से बढ़ना है। उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो हम बहुत बचावकारी कर सकते हैं नेचुरली, हमें दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, जिसकी गाइडलाइंस हैं ब्लड प्रेशर की, उसे हम JNC 7, JNC 8 बोलते हैं, यानी कि हमारी मेडिकल लैंग्वेज में जॉइंट नेशनल कमेटी फॉर मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, उसकी रिकमेंडेशंस का अभी 8वां वो चल रहा है, रिकमेंडेशंस का सेट है। उसमें सबसे पहली जो हिदायत दी गई है किसी को भी ब्लड प्रेशर बढ़े, वो है अपने लाइफस्टाइल को ठीक करो, अपनी डाइट को ठीक करो। और इस बात को यहीं पे होल्ड कीजिए। मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि आज के प्रोग्राम का समय जो है वो लगभग समाप्त होने वाला है, और कुछ आपके लिए जाते जाते थोड़ा सा म्यूज़िक भी है हमारे लिए, लेकिन इस कॉन्वर्सेशन को हम अगले प्रोग्राम के लिए जारी रखेंगे। तो इस प्रोग्राम का जो पार्ट 2 है वो आपने अगले सैटरडे ओमनी चैनल पे देखना है। तो अब हमें इस प्रोग्राम को समाप्त करने की इजाजत दें, आप अपनी बात को वहीं पे रखिए, ठीक है? तो अगले हफ्ते आपसे हम दोबारा मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग देसी क्लोज लुक। वेलकम टू देसी क्लोज लुक। आज के प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं, और आज के हमारे मेहमान वही हैं जो पिछले हफ्ते थे, डॉक्टर संदीप जस्सल। जी हाँ, पार्ट 2 ऑफ द प्रोग्राम जो हमने इनसे बातचीत शुरू की थी पिछले हफ्ते, और हमने सोचा कि उसी बातचीत को, क्योंकि इतनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होती है ना, सच में डॉक्टर साहब, ऑडियंस की कॉल्स आती हैं कि हमें ये ऐसी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा फ्रीक्वेंटली दिया करें। तो आज की बातचीत को हम आगे लेके चलते हैं, और सबसे पहले आपका हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच सिमी जी फॉर हैविंग मी अगेन ऑन दिस शो। और सही है कि इतनी सारी जानकारी हमें और डिसिपेट करनी थी, बतानी थी, and the time couldn't recommend or allow us to continue that conversation, and thanks a lot for another invitation. जी हाँ, और पिछले हफ्ते हमने मॉम्स के ऊपर जो बातचीत कर रहे थे वही बातचीत को करेंगे। आप बड़ी अच्छी तरह से बता रहे थे कि जैसे जैसे माँ की उम्र बढ़ती है उसको अपनी सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए, और बच्चों को भी इस बात का थोड़ा सा एहसास होना चाहिए कि हमारी परवरिश जो कर रही है वो खुद का क्या ध्यान रख रही है कि नहीं, क्योंकि वी डोंट टॉक अबाउट दैट। हमें होता है कि नहीं,
हमारे बच्चे को कोई परेशानी ना आए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल को फिर अगर हम इग्नोर करते हैं तो वही परेशानी बन के फिर बच्चों के लिए ज़्यादा बड़ी हो सकती है। ठीक है, सेल्फ केयर, दैट इज वेरी इम्पॉर्टेंट। हमने बात जो पिछले एपिसोड में करी थी वो दैट वाज अबाउट हाई ब्लड प्रेशर, जी, व्हिच इज इनएविटेबल फॉर नियरली एवरीवन एज वी एज। जैसे जैसे तो ये हमारी तो उम्र सिर्फ बढ़ती है, लेडीज को नहीं, ये तो सबको। आदमी के, हाँ। और हमारी मैं बात कर रहा था एथेरोस्क्लेरोसिस, एक ऐसी कंडीशन की जिसमें कि हमारी ब्लड वेसल्स या रक्त धमनियों में स्टिफनेस आ जाती है, उम्र के साथ साथ हार्ड हो जाती हैं, तो उसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एक रिकमेंडेशन है जिसमें डाइट की चेंजेस और लाइफस्टाइल की चेंजेस नंबर 1 है, जिसके मुताबिक हमें जॉइंट नेशनल कमेटी फॉर मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन 8th कमेटी का रिकमेंडेशन का सेट है, उसके मुताबिक एक डैश डाइट आती है। डैश स्टैंड्स फॉर डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ओके, सो डैश नाम याद रखने का तरीका है, वरना हम लोगों के लिए वो डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन है, जिसमें कि हम पोटेशियम रिच फूड्स, सोडियम लो सोडियम फूड्स और हाई फाइबर डाइट रिकमेंड करते हैं। सो उस डाइट को लेने के लिए हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की हेल्पिंग्स ज़्यादा लेनी होती है। एक हेल्पिंग आप समझ सकते हैं कि एक कटोरी के साइज़ की है, और हमें 6 to 8 हेल्पिंग्स पूरे दिन में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की अगर हम लेंगे तो नेचुरल है कि हम प्रोसेस्ड फूड्स को ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा पेट उनसे भरता है, राइट? बिल्कुल। तो जब ये भी एक स्टडी है जिसने ये बताया कि अगर हमारी आसपास हेल्दी फूड चॉइसेस ना हो तो हम अनहेल्दी फूड चॉइसेस, जब हमें भूख लगती है तो हमें वो प्रूडेंस यानी कि सूझबूझ, फैसला करने की सूझबूझ कम हो जाती है। ओके, तो क्रेविंग्स हमारे ऊपर हावी हो जाती है। तो जब हमें भूख लगती है तो हमें अच्छा है या बुरा है हम ये फैसला भी कर नहीं पाते। जो हमारे आसपास होता है, चाहे वो कितना भी बुरा खाना हो, तो हम उसी को ऑप्ट करते हैं। तब वैसे एक्चुअली हम जाते ही ज़्यादा फूड की तरफ है। जी, हाँ। जी। तो इसलिए अगर हम 6 to 8 हेल्पिंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंश्योर करें थ्रू आउट द डे, हम डिस्ट्रीब्यूट करें, तो हमारे पेट में जो है एक बैग है जहाँ पे खाना स्टोर होता है कुछ देर के लिए जाके, और उसमें लोअर 3/4 जो है, नीचे का 75%, जब वो भरता है तो अपर 1/4 में एक जब खाना पहुंचता है या फ्लूइड पहुंचता है लेवल, तो उस लेवल पे जाके एक हार्मोन ट्रिगर होता है जिसे हम बोलते हैं ग्रेलिन हार्मोन, जिसे हम बोलते हैं लेप्टिन हार्मोन। भूख लगती है हमें ग्रेलिन हार्मोन के कारण। तो जिस समय भूख लगी होती है उस समय ग्रेलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग हंगर और एपिटाइट कि भूख लगनी है। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम खाना खाना शुरू करते हैं, पेट भरना शुरू होता है, 75% के आसपास जब भर जाता है, तो वो लाइनिंग जो हमारे स्टमक के अंदर की लाइनिंग है, उसमें उसके रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, कुदरत ने लगाए हैं, और वो रिसेप्टर्स मैसेज रिसीव करते हैं कि लेवल इतना हो गया है, और वो ब्रेन को मैसेज देते हैं, जिसके बाद में लेप्टिन हार्मोन सिक्रीट होता है, जो कि हमें ये बताता है कि अब हमने खाना खा लिया। तो वो भूख का जो सिग्नल है वो शट ऑफ होना होता है। तो अगर हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो कि लो कैलोरी, हाई सेटाइटी वैल्यू यानी कि जिनमें फाइबर है, जिनमें वाटर कंटेंट अच्छा है, अगर हम इन खानों के साथ अपना खाना अपनी डाइट का हिस्सा रखेंगे इनको, तो हम कम कैलोरी डेंस फूड्स खाएंगे, या कम हम प्रोसेस्ड फूड्स खाएंगे। नमकीन घरों में पड़ा है, कुकीज़ घरों में पड़ी हैं। इंसिडेंटली मेरे घर में कुकीज़ नहीं है, नमकीन नहीं है। कोई भी आ जाए तो मुझे ढूंढना पड़ता है कि मैं अब क्या पेश करूँ उसके सामने, क्योंकि कस्टम है
आप कुछ एक रखना है। डाइटिशियन के साथ रहते हैं, जी हाँ। हम लोग तो नहीं रहते हैं ना। नहीं, पर अगर फूड अवेलेबल होगा, भूख लगेगी तो हम कुकीज़ ही खाएंगे। कुकीज़ में सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा यूज़ होता है। जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं जो पैकेट में बंद हैं, जो कुदरत के पैकेट में बंद नहीं है, जैसे एप्पल है, हाँ, पपाया है, बनाना है, वो कुदरत ने पैकेट में बंद किए, उनको पैकेज उसने किया है। लेकिन जो इंसान ने पैकेज किए हैं वो सारे फूड्स ऐसे फूड्स हैं जिनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए उनके अंदर खूब सोडियम डाला गया और प्रेजर्वेटिव्स डाले गए हैं। जितना सोडियम हम कंज्यूम करते हैं उतना ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर के लिए हमें प्रोसेस फूड से दूर रहना है। डैश डाइट के मुताबिक नेचुरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ऑप्ट करना है, और जितने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं वो पोटेशियम में रिच होते हैं, और जितने प्रोसेस फूड्स हैं वो सोडियम में रिच होते हैं, इसलिए उनको रिस्ट्रिक्ट करना है। ओके। सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज। तो वो बोरिंग सी नहीं हो जाएगी डाइट? नॉट एट ऑल बोरिंग, बिकॉज क्या हम एप्पल काट के उसके ऊपर नमक वगैरह डाल सकते हैं? डाल सकते हैं, और वो भी चाट मसाला? चाट मसाला डाल सकते हैं उसमें, और स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स हैं जो यहाँ नमक की भी बात करें तो नमक भी कई तरह के हैं। कैसा नमक? I was going to ask you that. सो नमक एक नॉर्मल टेबल सॉल्ट है जो सबसे सस्ता है, और वो नॉर्मल टेबल सॉल्ट एक केमिकल है NaCl, सोडियम क्लोराइड। उसमें सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, सोडियम और क्लोराइड, राइट? और इसका भी डोजेज हमें रिकमेंड किया गया है कि हमें 3.5 ग्राम्स से ज़्यादा नमक पूरे दिन में नहीं लेना। ओके। राइट? और अगर हम रॉक सॉल्ट लेते हैं, हिमालयन सॉल्ट लेते हैं, तो वो सॉल्ट है जिसमें कई सारे और मिनरल्स हैं, और उसमें पोटेशियम भी ज़्यादा है, अच्छा है। पोटेशियम जो है वो भी, पोटेशियम क्लोराइड का भी स्वाद जो है वो सॉल्टी सेवरी है, लेकिन सोडियम क्लोराइड को रिप्लेस करता है पोटेशियम क्लोराइड नेचुरल सॉल्ट में। ओके। तो उससे हमारी सोडियम की कंजम्पशन कम हो जाएगी। तो नमक, हेल्दी जो नमक है वो रॉक सॉल्ट है। रॉक सॉल्ट, हिमालयन पिंक सॉल्ट? पिंक सॉल्ट, ओके। उस वो नेचुरली बेटर है जी। सो सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन की बात हो गई। मैं और भी एक चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ कि डिमेंशिया, मेंटल एजिंग, उम्र के साथ साथ भूलने की, ऐसा लगता है कि जैसे हम भूलना शुरू हो गए हैं। मेंटल कैपेबिलिटीज़ लगता है कि उम्र के साथ साथ हमारी कम हो रही हैं। उसके कारण कई सारे हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो एजिंग के साथ साथ सबका ब्रेन श्रिंक होना है, ब्रेन श्रिंक होता है। ओके। हाँ, तो एज के साथ साथ, लेकिन न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज अपनी बॉडी के लिए नहीं करते हैं, आप एक्सरसाइज अपने ब्रेन के लिए करें। ओके। जितनी अच्छी एक्सरसाइज करेंगे ब्रेन को उतनी बेटर न्यूट्रिशन मिलेगी, आपकी सर्कुलेशन बेटर होती है, सो बेटर न्यूट्रिशन डिलीवर होगी ब्रेन को। और यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए वेट ट्रेनिंग ज़रूर शामिल करें अपनी रूटीन में। ओके। हम सोचते हैं कि वेट ट्रेनिंग तो मेल्स के लिए, मर्दों के लिए बनी है, या अगर बॉडी बनानी है तो तब आपको ज़रूरी है। ये कतई मत सोचें फीमेल हमारी ऑडियंस कि वेट लिफ्टिंग से या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मैनली फीचर्स यानी कि मैस्कुलाइन बॉडी या मसल्स इतने बन जाएंगे। वो हार्मोन जो मेल्स में बॉडी बनाने में मदद करता है, उसे हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, वो मेल्स में नेचुरली हाई होता है और वुमन में लो होता है। ओके। तो कितनी भी वो कोशिश कर लें, दे वोंट बी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर वुमन टू have muscles like the men have. Okay. So it is, they shouldn't be scared about that. उनको डरना नहीं है. But working on their muscles, doing strength training can help them keep their bones strong. Okay. Osteoporosis से बचाव है. और इसके अलावा मैं यहाँ पे ये भी तो ऑब्वियसली आप, जैसे आपका कहना ये है कि ना कि आप आपकी बोन्स के लिए एक्सरसाइज जो है और वेट ट्रेनिंग जो है या वेट एक्सरसाइज जो आप करेंगे
वो ज़रूरी है, बल्कि आपके ब्रेन के लिए ब्रेन के लिए जो आपको आहिस्ता आहिस्ता लगता है कि अब मुझे चीज़ें भूलने लग गई हैं, है ना, तो उसके लिए भी अपने कॉग्निशन को सही रखने के बहुत लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी एक्सरसाइज में आप वेट्स भी करें। कॉग्निशन है, यहाँ बताना चाहूँगा, आपकी बात से ही लगा मुझे। कॉग्निशन हमारे ब्रेन में, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी, तो एक विचार है जो मेरे ब्रेन में एक थॉट के रूप में आ रहा है, जो मैंने आप तक पहुँचाना है। अब वो विचार थॉट ब्रेन में पैदा हुआ, लेकिन उसका मैसेज नर्व्स के जरिए मेरी जुबान तक पहुंचा और वो लफ्ज बने जो मैं चाहता हूँ कि बने, जो मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, जिस तरीके से एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। कॉग्निशन वो पूरा फिनोमेना है जो कि हमारे शरीर से वो करवाता है जो हमारा ब्रेन चाहता है। जैसे एक्सीडेंट्स में रिफ्लेक्स काम करता है, एकदम सामने कोई गाड़ी आ गई या सामने की गाड़ी ने ब्रेक लगा दी, तो आपकी ब्रेक लगनी चाहिए। तो आपकी एक विजुअल इम्पल्स है जो आपने देखा कि सामने वाली गाड़ी एकदम रुक गई है, तो उसका एक मैसेज ब्रेन में इनवॉलंटरीली आपने प्रोसेस किया उसको कि आपको अपनी गाड़ी की ब्रेक लगानी है। तो ये कॉग्निशन है। और ये एज के साथ साथ कॉग्निशन कम होती है, इसी वजह से फॉल्स होती हैं, लोग गिरते हैं। मुझे लगता है कि जैसे ना आई से दिस एंड आई हैव नाउ स्टॉप्ड सेइंग दैट बिकॉज देन यू आर कॉन्स्टेंटली सेंडिंग दैट मैसेज टू योर ब्रेन। आप अपने ब्रेन को खुद ही बताते जा रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। ब्रेन फॉग, ये स्पेशली मैंने कोविड के बाद नोटिस किया है कि मे बी माई फ्रेंड्स ऑलवेज से कि स्लो डाउन अ बिट, यू नीड टू स्लो डाउन, बिकॉज हम चाहते हैं कि वही एनर्जी के साथ उतनी तेज़ी से हम सोचें भी, मल्टीटास्किंग। अब मल्टीटास्किंग कोविड के बाद नहीं होती। इज़ दैट बिकॉज कई बार स्ट्रेसर्स ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं, वो भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। मैं तो इसमें कोविड को जो हमें वैक्सीन मिली है उसको भी मैं यू डोंट हैव टू से इट, आई नो, आप डॉक्टर हैं, आप नहीं कह सकते, बट एज अ पब्लिक आई हैव सीन पीपल कि उनकी हेल्थ कितनी जल्दी से डिक्लाइन हुई है, उनके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज एकदम से निकल आए हैं। ये कोविड के बाद हुआ है सब मैं कुछ। एक नेचुरल हेल्थ कंसल्टेंट हूँ जी। सो मैं इंटीग्रेटिव मेडिसिन एक ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जो कि मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को नेचुरल हीलिंग के साथ में जोड़ती है। हमारी एक बहुत ही यूनिक फील्ड है। रिसेंटली आई हैव बीन अपॉइंटेड एज अ ग्लोबल co-lead for a global health and wellness program in an organization which is an international organization, a non-profit. Wonderful. On the basis of what we are able to do, हम समझते हैं कि साइंस वैक्सीन की ज़रूरत थी उस समय, क्योंकि इस वायरस के साथ हमारी कभी मुठभेड़ नहीं हुई थी। हाँ, बॉडी में नहीं था। बॉडी में तो हम एक्सपोज हो गए जो लोग। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन ने मेरे को भी नुकसान किया है। मुझे प्रॉब्लम रही, फ्रोजन शोल्डर हो गया जिस शोल्डर में मुझे इंजेक्शन लगा था, वैक्सीन लगा था। लेकिन इन्फ्लेमेशन, एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की समस्या शुरू हुई कोविड के बाद भी और उसके खिलाफ यूज़ किए जाने वाले वैक्सीन के बाद भी, वैक्सीन लगवाने के बाद भी। सो ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है वो ब्रेन फॉग का एक जड़ है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बॉडी एक्स की जड़ है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के कारण कई लोग जो बिल्कुल तंदुरुस्त थे, जो बॉडी बिल्डर्स थे, हमारे कई एक्टर्स, अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन जो कि रोज़ जाके जिम में एक्सरसाइज करते थे और हम सोच भी नहीं सकते थे कि उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी, वो सडन कार्डियक अरेस्ट जो कि एक मैसिव हार्ट अटैक के साथ ट्रिगर हुआ, उसके कारण उनको अपनी जान से हाथ धोने पड़े। और अब वो हमारे बीच मेरी भी 2 फ्रेंड्स की डेथ हुई है। दे वर फाइन। हाँ, ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। हमारी नसों में की जो दीवारें हैं उनके अंदर भी एक तरह से उनकी दीवारों में सूजन पैदा हो जाती है, और जिसके कारण वहाँ से कभी भी एक सूजन में से ब्लीडिंग उठ सकती है। और जो हमारे अंदर पहले की ब्लॉकेजेस हैं उनके नीचे अगर की दीवार में अगर सूजन है तो वो नीचे से ब्लीड होगा, जिसे हम वल्नरेबल प्लाक बोलते हैं, रप्चर होता है,
उसके कारण वो लोग तंदुरुस्त लोग भी वहाँ पे हर बॉडी का एक टेंडेंसी है हमारी ब्लड में, प्लेटलेट्स नाम के सेल्स होते हैं जो कि क्लॉटिंग करते हैं, जहाँ से भी ब्लीडिंग हो रही है। एंड आई मस्ट सॉरी टू कट यू ऑफ, बट यहाँ पे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एज इज नॉट अ फैक्टर इन दिस, जो अभी हम बात कर रहे हैं इसमें ये नहीं, क्योंकि हम बात कर रहे थे ना वुमेन्स एजिंग, वुमेन मेनोपॉज एंड ऑल दैट, तो लेकिन ये जो अभी हम जिस बात को डिस्कस कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ये किसी भी एज, अगर आपको बॉडी एक्स हैं, इन्फ्लेमेशन आपको भी हो सकता है चाहे आप किसी भी एज से हैं। एक टेस्ट होता है जिसे हम सी रिएक्टिव प्रोटीन बोलते हैं, आपके ब्लड वर्क में आप अपने फैमिली डॉक्टर को रिक्वेस्ट करें। वो सी रिएक्टिव प्रोटीन एक हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन है, HSCRP बोलेंगे उसको। तो मैं आज से 15 साल पहले भी HSCRP करवाता था जब मैं इंडिया में प्रैक्टिस करता था। तो लोग सोचते थे और बोलते थे, हमारे कॉलीग्स बोलते थे, डॉक ये क्यों करा रहे हो, मतलब व्हाट इज़ द पॉइंट। एंड आई यूज्ड टू बी सो फ्यूचरिस्टिक इन माय अप्रोच टू माय प्रैक्टिस दैट मैं कितनी सारी प्रॉब्लम्स उसी से सॉल्व करता था कि विटामिन डी उस ज़माने में नहीं उतना कॉमनली कराया जाता था टेस्ट, राइट। बॉडी में ओमेगा 3 कितना है वो कराना, न्यूट्रिशनल प्रोफाइलिंग करना। बहुत मज़ा आता था जब हम हिडन सिम्टम्स और साइंस, लोगों के लक्षणों की जड़, हिडन, जो सोच भी नहीं सकते हम लोग, ऐसे ऐसे कारणों में ढूंढ करके उसको ट्रीट करते थे। दवाई के बिना, न्यूट्रिशन से लोग ठीक होते थे और हैं। तो ये मैं चाहती हूँ कि आप एक बार फिर से हमारी ऑडियंस को बताएं, ये टेस्ट जो आपने अभी इन्फ्लेमेशन बॉडी में कैसे टेस्ट करवानी है, आप वो अपने डॉक्टर से वो टेस्ट लिख के देने को कह सकते हैं। तो लैब डज इट, सो थ्रू द ब्लड टेस्ट। रूटीन कनाडा में जो भी हमारी MSP, सॉरी सर मैं आपकी बात को काट रही हूँ, मैं यहाँ पे अपनी ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि एक्सपीरियर फाइनेंशियल ग्रुप उनकी मदद से ये प्रोग्राम आप तक पहुंच रहा है, और डॉक्टर संदीप जस्सल आज के प्रोग्राम के मेहमान हैं। TLC एपिसोड किया करते थे, अभी भी करते हैं, इनका ये प्रोग्राम है, और इसके साथ साथ ही इज़ डाइट कंसल्टेंट और न्यूट्रिशन, नेचुरल हेल्थ, बहुत कुछ करते हैं, और भी कई कुछ आपको ना, आप बात करके देखिए, गाते बहुत अच्छा है, ये तो बताना ही भूल गए, बहुत अच्छा गाते हैं। एंड में अगर 2 लाइंस, अगर टाइम बच गया ना, विल आस्क आवर टीम एंड देन 2 लाइंस हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो चलिए बातचीत को आगे, आप MSP की बात कर रहे थे टेस्ट के लिए। वो जो हमारा गवर्नमेंट, BC गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम जो है, प्रोविंशियल हेल्थ के ज़रिए हमें मिलता है जी, उसमें रूटीन ब्लड वर्क हमें मिलता है। तो उसमें आप CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, वो आपके डॉक्टर ऑर्डर करते हैं आमतौर पे, अगर उनको सस्पिशन होता है कि आपको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो सकती है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है वो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, यानी कि हर समय थकान का महसूस होना, जो आजकल बहुत कॉमन है। हमारी स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, बैड ईटिंग हैबिट्स, हाईली प्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कंजम्पशन, पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, और ये सारे फूड जॉइंट्स हर किनारे पर हैं। तो अवेलेबिलिटी जैसी रहेगी वैसी कंजम्पशन होगी, बिल्कुल, तो वैसी समस्याएं भी आएंगी। तो उसका हमें हल भी वैसे ही निकालना पड़ेगा। बिल्कुल। तो हमें चाहिए कि हम ये वाले टेस्ट शामिल करवाएं, और once in a while, at least once in 2 years, we should request our doctor to order vitamin D, because vitamin D की supplementation अगर हो जाए तो कई सारी समस्याओं की, मैं तो कहता हूँ कि प्रो हार्मोन है ये। सारा हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो हार्मोन्स का सिस्टम है, उसमें विटामिन डी एक हार्मोन की तरह काम करता है। विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर में होना हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए, हमारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए, डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए, हार्ट डिजीज़ प्रिवेंशन के लिए, और डिमेंशिया के लिए, जो अल्जाइमर्स डिजीज़ बहुत कॉमन है इस पॉपुलेशन में, यहाँ पे रहने वाले लोगों में, डिप्रेशन जो कि बहुत ही कॉमन है बिकॉज यहाँ पे सनलाइट कम है, और सर्दियों में आमतौर पे दिन बहुत लेट चढ़ता है और रात बहुत जल्दी हो जाती है, जिसके कारण सैड एक सिंड्रोम है, राइट? यस, सीजनल
सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। Affective disorder. तो ये सारी चीज़ें अगर हमें Yes. इनको काउंटर करना है तो विटामिन डी को क्वांटिफाई करिए, नापिए कि आप में कितना है, और अगर कम है तो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन ऑप्ट कीजिए। And तो ये Dr. हमारी साहब, माओ को भी हमें देना है। exactly. और जैसे वो आपकी माताएं याद रखती थी और आपसे पूछती थी कि खाना खाया बेटा कि नहीं खाया, तो आपको पूछना है आपने अपना विटामिन डी सप्लीमेंट लिया या नहीं लिया। हाँ बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, जब मैं 23 में इंडिया गई थी ना, तो मैं नेचुरोपैथिक डॉक्टर से वहाँ मिली जाके, मैंने उनको, मेरे थोड़े इश्यूज चल रहे थे, उन्होंने कहा आप 1 महीना पहले अभी हैं यहाँ पे? मैंने कहा हाँ मैं हूँ 2-3 महीने। तो कहते 1 महीना पहले आप सिर्फ विटामिन डी लीजिए। जी, बहुत तो यहाँ पे ये है कि हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर खुद रिकमेंड नहीं करते हैं। कई बार अच्छी बात नहीं उनकी, मतलब मैं बिजी ये कहूँगा, बहुत होते हैं busy डॉक्टर्स। देखिए कितना गैप है हाँ पेशेंट की ज़रूरतें और डॉक्टर्स की कैपेसिटी टू हैंडल एज यू नो द पेशेंट्स। प्रेशर उन पे बहुत होता है। और डॉक्यूमेंटेशन बहुत है। It is not only seeing the patient, it is about documenting what you told as a patient to the doctor, recording whatever your history is, analyzing that history, and then putting notes relevant to that, कि उनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी और उन्होंने ट्रीटमेंट क्या दिया और किस बेसिस पे ये दिया। और मैंने अभी डॉक्टर से बात करी है, तो वो तो वहाँ का हो गया, विटामिन डी ठीक हुआ तो कई चीज़ें वैसे ही ठीक हो गई। ही वॉज राइट। उसके बाद मैंने कहा कि हमारी फैमिली में ओस्टियोपोरोसिस है, तो यू नो आई हैड टू आस्क, रिक्वेस्ट कि मुझे बोन डेंसिटी टेस्ट करवाना है, जानने के लिए कि व्हाट इज़ माय हेल्थ, व्हाट इट नीड्स, एंड बिकॉज वो ज़रूरी था। तो अगर हम कई बार पूछते नहीं है ना, तो प्लीज़ आपको अगर ये लगता है कि बहुत लिमिटेड बात होती है या वहाँ पे जाके डॉक्टर से आप ज़्यादा बात नहीं कर सकते, तो आप डॉक्टर साहब से भी कंसल्ट कर सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि बहुत सारी समस्याएं नेचुरली होती हैं और नेचुरली ठीक हो सकती हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं जो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, लेकिन हर समस्या में जितनी मेडिकेशन आप ले रहे हो, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप कम मेडिसिन में अपनी सेल्फ मैनेजमेंट बेटर करके, अपने डाइट और लाइफस्टाइल में चेंजेस ला करके आप उस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए मेडिकेशन की ज़रूरत को कम कर सकते हैं और डिजीज़ के इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। हर डिजीज़ का प्रिवेंट भी कर सकते हैं। जी, राइट। या और नहीं, प्रिवेंशन तो बहुत बड़ी चीज़ है। प्रिवेंशन, मैंने तो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन ही प्रिवेंटिव मेडिसिन में की थी, तो मैं तो कहूँगा कि प्राइमरी प्रिवेंशन, यानी कि बीमारी कोई ना हो, yes. तो वो प्राइमरी प्रिवेंशन है, वो सबकी ड्यूटी है। लेकिन सेकेंडरी प्रिवेंशन, जब डिजीज़ हो जाता है तो उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए हमें सेकेंडरी प्रिवेंशन करनी चाहिए। सो सम अप करते हैं तो मैं यही कहूँगा कि गट हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। आफ्टर मेनोपॉज वुमन स्टार्ट हैविंग गट प्रॉब्लम्स, फ्लैटुलेंस, एंड उसके लिए फाइबर फूड्स, इजीली डाइजेस्टेबल फूड्स, अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स को अवॉइड करना ज़रूरी है। देन बहुत बार देखा गया है कि थायराइड की प्रॉब्लम होती है, थायराइड को वेल मैनेज रखना है, चाहे वो मेडिकेशन पे हैं। और सिलेनियम बहुत ज़रूरी होता है थायराइड हेल्थ में, और ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़रूरी होते हैं जो कि हमें आमंड्स, बादाम, अखरोट, वॉलनट्स में मिलते हैं। तो एक्सरसाइज, थोड़ी सी एक्टिविटी एरोबिक के रूप में 30 to 40 मिनट्स ऑफ वॉक एटलीस्ट 5 days a week, 200 मिनट्स पर वीक आपने जुटाने हैं एक्सरसाइज के, कैसे भी करें, डिवाइडेड इन 3, 4 और 5 days, एंड देन सम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वेयर यू डोंट नीड टू गो टू द जिम। आप अपनी ही बॉडी का वेट यूज़ करें रेजिस्टेंस के तौर पे, थोड़े स्क्वाट्स करें, थोड़े से पुशअप्स करें, सिटअप्स करें अपने ही घर में। देसी तरीका है, सिर्फ जो ये बॉटल्स दूध की लाते हैं उसमें पानी भर लीजिए,
उसी से आप कुछ थोड़ी बहुत, बिल्कुल, इट्स वेरी सिंपल थिंग. यस यस एंड यस, व्हेन यू गो फॉर अ वॉक यू पुट अ बैकपैक एंड उसमें थोड़ा वजन डाल लें. हाँ हाँ, तो एक्स्ट्रा वजन उठा करके चलेंगे है। तो यू आर गिविंग मोर चैलेंज टू योर मसल्स. एंड खाने का ध्यान रखना है. जी हाँ, और मैं सारी मॉम्स को ये कहूँगी, बिकॉज और फोकस वॉज मदर्स को ये कहूँगी कि अपनी सेहत का, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. इसके साथ साथ खुद के लिए टाइम निकालें. सोने से पहले 1 घंटा अपने लिए पक्का रखें. टेक अ वार्म बाथ. अगर आपको नींद भी थोड़ी कम हो जाती है तो थोड़ी वार्म बाथ लें. अपने पैरों को, ये मेरे मदर किया करते थे कि पैरों को मसाज किया करते थे नीचे से. हाथों का मसाज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये नेचुरल चीज़ें हैं. समथिंग वार्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंज्यूम. तो आप कैमोमाइल टी वगैरह ले सकते हैं. गर्म दूध हमें पीने की होती है. मेक श्योर कौन सा दूध ले रहे हैं कि वो भी आपको प्रॉब्लम ना करे. तो बी केयरफुल. आई एम श्योर आप सबको अपनी सेहत का पता है कौन सी चीज़ ज़्यादा है. आई नो एक्सटीरियर चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. रिलीजियस फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, क्या हो रहा है इर्द गिर्द, वो सारी चीज़ें हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट करती हैं. सिस्टम चेंज हो जाता है. एक ही घर में जॉब चली जाती है तो सारी फैमिली हिल जाती है. तो कई चीज़ें तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो चीज़ें कंट्रोल में हैं हम उनको तो ठीक रखें ना. तो प्लीज़, एंड यू आर सेटिंग अप एग्जाम्पल फॉर योर चिल्ड्रन. तो ये आप एक बड़ा अच्छा तोहफा अपने बच्चों को देंगे जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, आपकी सेहत ठीक है. तो बच्चों को इससे ज़्यादा पीस ऑफ माइंड क्या चाहिए कि माँ बाप ठीक हैं. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच डॉक्टर Thank you जसन. very much. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर. यू नो, आप आते हैं और इतनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है ना, और वो सारी मुझे होता है कि मैं सब कुछ सीख लूँ खुद के लिए. तो इट्स अ लॉट टू टेक अवे. तो आप प्लीज़ इनका नंबर नोट कर लीजिए. और जैसा कि हमने बताया, एक्सपीरियर फाइनेंशियल ग्रुप, उनकी तरफ से ये प्रोग्राम आप तक पहुंचा. तो अगर आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं एज अ गेस्ट या फिर एज अ स्पॉन्सर, आवर नंबर इज़ ऑन द स्क्रीन पे हमारा नंबर है. हमें कॉल कीजिए. एंड आपसे अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी. साथ देने के लिए शुक्रिया. थैंक यू. Thank you.